गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बच्चों चैप्टर 9 स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब यह है कि उनकी जो फूड की डिमांड है, जो डेली लाइफ की डिमांड्स हैं, उनको पूरा रखा जाए, कंप्लीट करा जाए। तो इसके कई सारे मोड हैं, कई सारे पैटर्न हैं जिससे क्या है कि फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। जो फूड प्रोडक्ट हमें एनिमल्स से मिलते हैं उनकी भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है, और जो फूड प्रोडक्ट हमें एग्रीकल्चर से मिलते हैं उनमें भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। तो ये कैसे किया जाता है, इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर चल रहा है। अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको एनिमल ब्रीडिंग एक्सप्लेन किया था। एक लास्ट टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया था कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। मैं उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे हम बी कीपिंग पढ़ेंगे। टॉपिक है कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ओके बच्चों। और इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके। और एक और टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा आज मैं, MOET मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ओके बच्चों, ध्यान से सुनिए। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट क्या है कि जो एनिमल ब्रीडर्स हैं वो क्या करते हैं कि जो नॉर्मल एनिमल है उसका क्रॉस हाई कैरेक्टर वाले, हाई वैल्यूड कैरेक्टर वाले जो एनिमल्स हैं उनके साथ में उनका क्रॉस कराया जाता है, और जो अगली नस्ल है, जो ब्रीड है, उसको इम्प्रूव कराया जाता है। तो इसे हम कहते हैं कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। ओके बच्चों, मान लो गाय की नस्ल ऐसी है जिसकी मिल्क की प्रोडक्शन कम है, तो उसको फिर ऐसे ब्रीड के साथ में क्रॉस कराया जाता है जिसकी मिल्क की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, और उससे फिर क्या है, नई जो ब्रीड डेवलप होती है वो हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड होती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है कि जो सुपीरियर एनिमल है या जो मेल है, उसके स्पर्म को, उसके सीमन को कलेक्ट करके आर्टिफिशियली जो फीमेल एनिमल है उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट में इंट्रोड्यूस करना या इंजेक्ट करना, इसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। बच्चों हमने ये देखा है कि जो यूट्रस में या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उनमें जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, तो उन साइक्लिकल चेंजेस के दौरान एग रिलीज होता है, एक एग रिलीज होता है, और इसके लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है ओव्यूम के फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो एक ऐसा एनिमल जो एक्सपेरिमेंटल है उसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिया जाता है जिससे वो मल्टीपल ओव्यूल 6 और 8 एग रिलीज करता है। फिर उस एनिमल को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है, और जितने भी 6 या 8 या 10 जो एग्स हैं जब फर्टिलाइज हो जाते हैं और उनसे जो जाइगोट देन फिर एम्ब्रियो बनते हैं, उन एम्ब्रियो को नॉन सर्जिकली कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करके जो अलग अलग 7, 8 या 10 जो फीमेल एनिमल हैं, जो सरोगेट हैं, उनके अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है एम्ब्रियो को। तो एक ही समय में, कम समय में कई सारे फीमेल एनिमल को प्रेग्नेंट कर दिया गया है, ठीक है, और वो फिर प्रेग्नेंट होके फिर नए बच्चे को जन्म देंगे और उससे मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। और जो इनिशियल फीमेल एनिमल था जहां पर FSH दिया गया था, वो अगेन जो है सुपर ओव्यूलेशन के लिए यूज किया जाता है।
तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं बी कीपिंग। यस बच्चों, बी कीपिंग को हम एपीकल्चर भी कहते हैं, एपीकल्चर। एंड एक ब्रीड है एपिस इंडिका, एपिस इंडिका। और हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, बी कीपिंग, एपीकल्चर, बी कीपिंग कहते हैं मधुमक्खी पालन को, ठीक है। द रियरिंग ऑफ हनी बीज, द रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर द कलेक्शन ऑफ हनी, शहद की प्राप्ति के लिए और वैक्स के लिए, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं बी कीपिंग को। ओके बच्चों, तो जो अलग अलग ब्रीड्स हैं जो हनी के प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती हैं, जैसे कि मोस्ट जो यूज किए जाती है इंडिया के अंदर वो है एपिस इंडिका। तो ये एक ब्रीड है किसकी, हनी बी की। ओके बच्चों, तो हनी बीज के द्वारा जो है हनी और वैक्स का कलेक्शन, बी वैक्स का कलेक्शन किया जाता है। और जनरली हनी बीज को रियर करने के लिए ऐसे ओपन एरियाज को यूज किया जाता है जहां पर आसपास गार्डन्स हो या एग्रीकल्चर लैंड हो और जहां पर खेती बाड़ी हो रही हो। तो खुले बरामदे में इनको बी हाइव्स को, जो मधुमक्खी के छत्ते हैं, आर्टिफिशियल भी आते हैं आजकल जिन्हें हम बी हाइव्स कहते हैं, उनको रखा जाता है। और वहां पर जो हनी बीज हैं वो आसपास के गार्डन से और जो एग्रीकल्चर लैंड है वहां से नेक्टर को कलेक्ट करके लाते हैं और फिर वो उसको कन्वर्ट करते हैं हनी के अंदर। ओके बच्चों, तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं हनी, अच्छा हनी बी का जो क्या कहते हैं एपीकल्चर जो पार्ट है वो बहुत ही इजी प्रोसेस है। कोई भी अपने एग्रीकल्चर के साथ में, खेती बाड़ी के साथ में इस काम को कर सकता है और इसमें मुनाफा भी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो बी हाइव्स हैं उनको खुले एरिया में, खुले बरामदे में या छत पर रखा जाना चाहिए जहां उनको ओपनली वहां से मूवमेंट करने के लिए जगह मिल सके, ठीक है। सेकेंड थिंग ये है कि बी हाइव्स को क्लीन भी करना चाहिए टाइम टू टाइम। ओके, और टाइम टू टाइम वहां जो हनी का जो कलेक्शन हो रहा है उसको कलेक्ट करना भी जरूरी होता है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना जरूरी है और बी कीपिंग को इजीली किया जा सकता है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों फिशरीज। नेक्स्ट टॉपिक है फिशरीज, मछली पालन। फिशरीज की बात करें, मैं एक बार एग्जांपल पहले तो ये बता देता हूं कि इसमें दो टर्म है, एक तो है एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर, ओके, और सेकंड है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, ध्यान से देखिए बच्चों, एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर का मतलब है कि ऐसा एक्वा कल्चर के अंदर सभी प्रकार के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मछलियों के अलावा, फिशेस के अलावा भी जो अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको रियर किया जाता है, उनको पाला जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्वा कल्चर कहते हैं, ठीक है। सेकेंड लेते हैं पीसी कल्चर। एक्वा कल्चर का ही पार्ट है पीसी कल्चर, एक्वा कल्चर का पार्ट है पीसी कल्चर, इसी को हम मछली पालन कहते हैं। The rearing of fishes, the rearing of fishes for the meat, for the oil, okay, this is called pisciculture। इसे हम क्या कहते हैं, pisciculture कहते हैं। तो pisciculture मछली पालन है जो कि एक्वा कल्चर का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं फ्रेश वाटर फिशेज, फ्रेश वाटर
फ्रेश वाटर फिशेज में बच्चों एक तो है कटला, फिर है रोहू, रोहू एंड कॉमन कार्प। कटला, रोहू, कॉमन कार्प, कटला, रोहू एंड कॉमन कार्प। कटला, रोहू, कॉमन कार्प ये फ्रेश वाटर फिशेज है। सेकंड लेते हैं मरीन फिशेज। मरीन मरीन फिशेज के एग्जांपल हैं हिल्सा, सार्डाइन, मैकेरल एंड पॉम्फ्रेट। पॉम्फ्रेट, यस बच्चों ध्यान से देखिए, फिशरीज के अंदर हम मछली पालन को देखते हैं और इसके अंदर मछली पालन को एग्रीकल्चर के साथ में किया जा सकता है। पॉन्ड बनाकर वहां पर जो अच्छी ब्रीड्स हैं फिशेस के उनको पाला जा सकता है, उनको उनको अच्छा न्यूट्रिटिव फूड अवेलेबल कराकर उनको अच्छी तरीके से रियर किया जा सकता है। ओके बच्चों, कुछ एक फ्रेश वाटर फिशेज है जैसे कि कटला, रोहू एंड कॉमन कार्प जिन्हें एज ए फूड यूज लिया जाता है। कुछ मरीन फिशेज भी हैं जैसे कि हिल्सा, sardine, mackerel and pomfret. These are the examples of marine fishes. तो जनरली बच्चों फिशेस को ये फूड का पार्ट है और इनको फूड के फॉर्म में लिया जाता है। स्पेशली जो बड़े सिटीज हैं जो सी के नजदीक हैं तो वहां पर जो फिशेस हैं या मछली मछली जो है वो फूड का इंपॉर्टेंट पार्ट है। 12th क्लास में आपको चेक बॉक्स में एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग उस पर क्लिक करें एंड उसमें आप अपना नेम लिस्ट है तो उसमें से अपने नेम को सेलेक्ट करें और फिर अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करें, उसको सबमिट कर दें तो आपकी जो अटेंडेंस है वो आज की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें आप। प्लांट ब्रीडिंग, इसको समझने से पहले मैं कुछ एक पॉइंट्स लिखूंगा फिर पॉइंट टू पॉइंट अपन इसको समझेंगे। एक टॉपिक है बच्चों ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद में मेन स्टेप इन ब्रीडिंग, ए न्यू जेनेटिक वैरायटी of a crop are first collection of variability, collection of variability, इसमें है जर्म प्लाज्म कलेक्शन, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। सेकंड लेते हैं इवैल्यूएशन
and selection of parents. Selection of parents. Third, cross hybridization cross hybridization among the selected parents. Among the selected parents. Fourth, selection and testing of superior recombinant फिफ्थ है, ये बच्चों 5 स्टेप इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को अपन को एक्सप्लेन करना होता है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन of new cultivar। ये बच्चों 5 पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए। प्लांट ब्रीडिंग के टॉपिक को इन्हीं पॉइंट्स के साथ में एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग क्या है? कोई किसी प्लांट की नई ब्रीड के अंदर अच्छे कैरेक्टर्स, अच्छे ट्रेड्स इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करवाई जाती है दो प्लांट स्पीसीज के बीच में या प्लांट ब्रीड्स के बीच में, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। ओके, द क्रॉस डन बिटवीन द डिजायर्ड प्लांट ब्रीड टू इनकॉर्पोरेट द बेटर ट्रेड्स इन द न्यू ब्रीड। ओके, दिस इज कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग। इसे हम क्या कहते हैं? प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। सपोज करो आपके फार्म के अंदर कोई ऐसा प्लांट है जिसकी प्रोडक्टिविटी कम है, जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है कम है, ठीक है ना, तो उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट को इंप्रूव करने के लिए आप एक दूसरी जगह से एक अच्छी ब्रीड के पॉलन ग्रेन लेके आए उस प्लांट के, और वो अपने फार्म के जो प्लांट है वहां पर आपने उसको उनके फ्लावर्स पर उनको स्प्रिंकल कर दिया, और उससे जो है फर्टिलाइजेशन हुआ, और नेक्स्ट फिर सीड का डेवलपमेंट हुआ, और फिर फ्रूट का डेवलपमेंट हुआ। तो जो सीड हैं उनसे जो नए प्लांट मिले, तो उनके अंदर अच्छे गुणों का जो अच्छे ट्रेड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं प्लांट के, वो इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे नई ब्रीड के अंदर। तो इस कंट्रोल्ड ब्रीडिंग को हम क्या कहते हैं? प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। 1960 एंड 1970 में इंडिया के अंदर एक रिवॉल्यूशन हुआ, और उस समय गेहूं की, चावल की और अन्य जो सीरियल है, धान है, उनकी नई नई ब्रीड्स डेवलप की गई, और उस दौर को, उस टाइम पीरियड को कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। ओके बच्चों, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान क्या है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, नई नई ब्रीड्स डेवलप हुई प्लांट्स की, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं मेन स्टेप्स इन ब्रीडिंग ए न्यू जेनेटिक वैरायटी ऑफ ए क्रॉप आर।
मतलब एक न्यू जेनेटिक वैरायटी को डेवलप करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। सेकंड लेते हैं इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। थर्ड लेते हैं क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स। फोर्थ सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवार। बच्चों हमेशा ध्यान रखना रिकॉम्बिनेंट का क्या मीन है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब ये होता है री मतलब दोबारा कंबाइन किया गया। तो मान लो कोई दो क्रोमोसोम्स हैं, उनके सेगमेंट एक्सचेंज हो गए और नए क्रोमोसोम बन गया, तो उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। और जो नया क्रोमोसोम या डीएनए उसे रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। इसी तरीके से जो प्लांट की नई ब्रीड डेवलप हो रही है वो भी रिकॉम्बिनेशन के कारण से ही हो रही है। ठीक है बच्चों, तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, इसमें क्या करना है कि आपको डिफरेंट जो प्लांट ब्रीड है या जो प्लांट्स हैं उनको आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है, उनको चूज करना है, कलेक्ट करना है। ठीक है, और उसमें से जो जो सुपीरियर प्लांट है, जो सुपीरियर प्लांट है उसके जर्म प्लाज्म यानी कि उसके पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करना, तो इसे हम कहते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। ठीक है बच्चों, फिर लेते हैं इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। अब जो भी प्लांट आपने चूज किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, उसमें से इवेल्युएट करना और जो बेस्ट जो पेरेंट हैं, जो बेस्ट प्लांट हैं जो कि क्रॉप के लिए सही रहेंगे, उनका सिलेक्शन करना, तो इसे हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स। नेक्स्ट लेते हैं क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट। अब जो दो प्लांट आपने जो सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले हैं उनको आपने सिलेक्ट कर लिया है। कुमकुम एंड कुंदन हैंड डाउन कर लो, कुमकुम एंड कुंदन हैंड डाउन कर लो। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है तो एक बार हैंड डाउन कर लो। ठीक है, अब क्या करना बच्चों, जो आपने सुपीरियर प्लांट सेलेक्ट किए हैं उनका क्रॉस कराना, तो इससे कहते हैं क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स। सेलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। ओके बच्चों, फोर्थ लेते हैं सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। अब इससे जो इससे जो दो डिफरेंट प्लांट के बीच में क्रॉस करा के उनसे जो सीड बने, तो उन सीड को पहले बोना और उससे प्लांट ग्रो कराना। ठीक है बच्चों, अब प्लांट ग्रो कराए तो उसमें से हो सकता है कि कुछ प्लांट ऐसे भी हों, कई बार क्या होता है अपन अच्छे गुणों के लिए क्रॉस करा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जो इंफीरियर कैरेक्टर्स है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएं अगली ब्रीड के अंदर। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि जो सीड हमें मिले हैं उनको जब हम बोएंगे और उनसे जो नए प्लांट उगेंगे तो उनकी ग्रोथ पर हमें, ग्रोथ पैटर्न पर हमें पता चलेगा या ग्रोथ होने पर हमें पता चलेगा कि जो सुपीरियर कैरेक्टर्स हैं वो इनकॉर्पोरेट हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, तो क्या करना, जो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स हैं उन सीड को ग्रो कराने पर जो प्लांट मिले हैं उनमें से उनका सिलेक्शन करना और उनको टेस्टिंग करना। ठीक है बच्चों, फिर लेते हैं टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवार। अब जो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट या सुपीरियर जो प्लांट डेवलप हो गए हैं उनको फिर से टेस्ट करना, उनको बार बार सेल पॉलिनेशन कराकर ये चेक करना कि उनमें जो कैरेक्टर्स हैं वो होमोजाइगोसिटी वाले ही हैं, होमोजाइगस हैं। ठीक है, तो उनको क्या करना, टेस्ट करना, फिर उनको कमर्शियल स्केल पर बाजार के अंदर उनके बीज को भेजना या उतारना। ओके बच्चों, तो ये क्या कहलाता है, टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवार। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट लेते हैं व्हीट एंड राइस की कुछ ब्रीड्स हैं। नीलम हैंड डाउन कर लो, नीलम छोड़ो छोड़ो, हाँ बच्चों अब मैं बात करूंगा व्हीट की, व्हीट एंड राइस की। हाँ बच्चों, एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है नॉर्मन नॉर्मन ई बोरलॉग। बच्चों जो नॉर्मन ई बोरलॉग है इनको ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो मैक्सिको के अंदर जो इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर है
वहां पर रिसर्च करके कई सारी नई ब्रीड्स को डेवलप किया। ओके बच्चों, तो ठीक है, तो वीट और राइस की अलग अलग किस्में जो है डेवलप की गई। जैसे कि वीट की दो किस्म मैं आपको बता देता हूँ। वीट की है, एक तो है सोनालिका, सोनालिका एंड कल्याण सोना। सोनालिका एंड कल्याण सोना, सोनालिका एंड कल्याण सोना। तो ये दो ब्रीड हैं बच्चों इसकी, गेहूं की। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग ने ठीक है कई सारी गेहूं की और अदर सीरियल की जो ब्रीड डेवलप की। वीट की दो ब्रीड मैंने बता दी आपको। इसके अलावा चावल की दो इंटरनेशनल मैं ब्रीड बता रहा हूं आपको, इसके बारे में कल और पढ़ेंगे। एक तो है IR8, एक तो है IR8 एंड टाइचुंग, टाइचुंग नेटिव। ये चावल की, राइस की दो ब्रीड हैं, इंटरनेशनल ब्रीड हैं। और इसके अलावा इंडियन जो ब्रीड है वो है जया एंड रत्ना, जया एंड रत्ना। ठीक है बच्चों, लर्न कर लो आप। गेहूं की दो ब्रीड कौन सी है, सोनालिका एंड कल्याण सोना। राइस की है इंटरनेशनल ब्रीड IR8 एंड टाइचुंग नेटिव। और इंडियन ब्रीड है जया एंड रत्ना। बच्चों आज इतना ही करेंगे, इस पार्ट को कल कंप्लीट करेंगे, अपना आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लें।